अपना उद्बोधन हमें प्रदान करें। महामहिम राज्यपाल, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री कलराज मिश्र जी, माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी, माननीय अध्यक्ष राजस्थान विधानसभा डॉक्टर सीपी जोशी जी, माननीय विपक्ष के नेता श्री गुलाब चंद कटारिया जी, राज्य विधानसभाओं के माननीय अध्यक्ष उपाध्यक्षगण, विधान परिषदों के माननीय सभापति उपसभापतिगण, सांसदगण, विधायकगण, पूर्व सांसदगण, पूर्व विधायकगण, महासचिव राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के सचिव, लोकसभाओं के राज्यसभा एवं विधानमंडलों के अधिकारीगण, देवियों और सज्जनों, नमस्कार। मैं अपनी बात आभार से शुरू करना चाहूंगा। आभार राजस्थान के प्रखर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी का, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, विधानसभा के सारे अधिकारीगण, जितना भी हम सब धन्यवाद दे सके, आभार दे सके वो कम है। बहुत सुंदर आतिथ्य के लिए और साथ ही श्रेष्ठ चर्चा के लिए भी। जयपुर में 10 जनवरी की शाम प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस की स्टैंडिंग कमेटी में बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात हुई। फिर इस कॉन्फ्रेंस में विमर्श के लिए जिन 4 मुद्दों को चुना गया, उन पर अनेक हमारे अनुभवी जानकार प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही। इस कॉन्फ्रेंस को एजेंडा और धार मिली उद्घाटन सत्र में। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के माननीय सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी के समृद्ध तार्किक और प्रासंगिक विचारों से, लोकसभा अध्यक्ष माननीय ओम बिरला जी की दृष्टि से, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने विधायिका को प्रासंगिक व उपयोगी बनाने की आवश्यकता को प्रभावी ढंग से बताया। अत्यंत ज्ञानवर्धक रहा। 27 स्पीकर्स ने कल से आज तक, और वो स्पीकर्स जो सदन का संचालन करते हैं, उन्होंने अपने अनुभवों से और समृद्ध अनुभवों से अनेक महत्वपूर्ण बातें कही, पर कुछ एक चीजें मैं सिर्फ उल्लेख करना चाहूंगा, और ये कंसर्न से क्रॉस द पार्टी लाइन हमारे स्पीकर्स ने व्यक्त किए। 3-4 महत्वपूर्ण चीजें मैं बताऊं जो सवाल के रूप में उभरे। पहला, विधायी संस्थाओं की साख, गरिमा और लोक सम्मान कैसे लौटे। दूसरा, हमारे विधायक या जनप्रतिनिधि कैसे सदन में अधिक से अधिक उपस्थित रहें। यह भी हमारे बहुत अनुभवी एक प्रिजाइडिंग अफसर ने कहा कि हमें यह आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है कि 6.5 लाख करोड़ मामले पेंडिंग होने के बाद भी जुडिशरी की हमसे अधिक साख क्यों है। छुट्टी की संस्कृति की ओर हम न बढ़ें, ये हमारे मुख्य कंसर्न, कुछ कंसर्न्स में सिर्फ उल्लेख कर रहा हूं, और सॉल्यूशंस भी हमारे माननीय स्पीकर्स ने बताया। सॉल्यूशंस के रूप में जिन 4-6 मुख्य चीजों को मैं उल्लेख करूंगा जो सबके बातों में झलका। पहला, कि विधायिका में व्यवहार व डिसेंसी हो, इंटरप्शन, डिस्टर्बेंस और डिस्ट्रप्शंस न हो, ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, अधिक से अधिक सांसद विधायक तैयारी कर, होमवर्क कर आकर बोले। हमारे एक माननीय स्पीकर के मैं एग्जैक्ट वर्ड्स कोट करूं, लेजिस्लेट वेरी सीरियसली, फ्रूटफुल डिबेट्स। मैं बैठकर बड़े गौर से सबकी बातों को सुनता रहा। विधायिका दिन रात काम करे और सत्रों की संख्या बढ़े, इस पर भी हमने बात की। कमिटी सिस्टम मजबूत बने और प्रश्नों का जो असर और ताकत क्या है, ये भी हमारे एक माननीय बड़े अनुभवी हमारे शीर्ष विधायिका के पदाधिकारी ने बताया। और ये बताने वाले लोग माननीय स्पीकर उत्तर प्रदेश, माननीय स्पीकर असम, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तेलंगाना, सिक्किम वगैरह, उनकी बातों से हमने ये नोट की। ये विकल्प जो 2 सामने आए कि कैसे हम चीजों को ठीक करें, जो समस्याएं हमने रेखांकित की, उनका समाधान भी हमने ढूंढा। 2 तरह के विकल्प आए। पहला, कुछ लोगों ने कहा कानून बनने चाहिए, कुछ एक लोगों ने कहा नहीं, कि हम अपनी शुरुआत, जो हमारा फर्ज है, उससे हम अपनी बात करें। कानून में 2-3 चीजों पे चर्चा हुई। मिनिमम सीटिंग के लिए कानून बने, हैबिचुअल हंगामा जहां होता हो उन पर सख्त कार्रवाई हो, और एंटी डिफेक्शन लॉ पर पुनर्विचार हो। मुझे लगता है कि मैं गांधी को मानने वाले लोगों में से अपने को मानता हूं, और गांधी का बताया रास्ता जिसमें आत्मानुशासन हो, वो ज्यादा हमें तरजीह देनी चाहिए, क्योंकि
इस संविधान को समर्पित करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जो पार्लियामेंट में कहा था और कल माननीय हमारे उपराष्ट्रपति जी ने कोट किया था, उस कोटेशन को मैं राजेंद्र बाबू के कथन को मैं पुनः दोहराना चाहूंगा, उसके महत्व को देखते हुए कि कानून निदान नहीं है। कितने कानून बनाएंगे हम? राजेंद्र बाबू ने कहा, इफ द पीपुल हु आर इलेक्टेड आर कैपेबल एंड मेन ऑफ कैरेक्टर एंड इंटीग्रिटी, दे वुड बी एबल टू मेक द बेस्ट इवन ऑफ ए डिफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। कमजोर कॉन्स्टिट्यूशन, कमजोर प्रावधानों को भी वो श्रेष्ठ कर लेंगे अगर लोग उम्दा और बेहतर होंगे, यह राजेंद्र बाबू ने कहा। इफ दे आर लैकिंग इन दीज, द कॉन्स्टिट्यूशन कैनॉट हेल्प द कंट्री। इसलिए कानून हमें बहुत हद तक मदद नहीं करेंगे। कानून के बजाय गांधी के आत्म अनुशासन की ओर हम लौटें। और बुद्ध ने जो कहा, आत्मदीपो भव, और हमारे अनेक स्पीकर्स ने सुझाव दिए कि कैसे हम अपना होमवर्क बेहतर तरीके से करें, कैसे चीजों को आगे ले जाए। मैं अंत में दो बातें और कहना चाहूंगा। हमारे एक माननीय स्पीकर ने बड़ी चिंता के साथ, बड़े सरोकार के साथ कहा, यह सवाल उठाया कि पड़ोस का एक मुल्क बड़ा ताकतवर हो गया, उसकी आर्थिक ताकत की चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमारे देश से कितने लड़के बाहर पढ़ने जाते हैं, कितनी पूंजी बाहर जाती है, ये आजादी के 75 वर्षों बाद की स्थिति है। मुझे याद आया, उस मुल्क ने 77-78 से अपने को बदलना शुरू किया, इस नारे और संकल्प के साथ कि हमारी प्रगति की आहट दुनिया को मिले, हम कर्म में विश्वास करें। मुझे लगता है कि हमारी विधायिका अब जिस रूप में हम लोगों ने ये परामर्श किया, ऐतिहासिक अवसर है हमारे लिए, जयपुर में पुनः एक इतिहास बना कि हम वो काम करना शुरू करें। विधायिका में ऐसे सवालों को जो आज देश और समाज के सामने है, अगर पूर्ण रूप से हम डिस्कस करें तो शायद 77-78 में जब उस मुल्क ने टर्न लेना शुरू किया था, ये काम हमने किया होता तो आज ये सवाल शायद हमारे सामने नहीं होता। प्रगति और विकास साधना है, अनवरत कर्म है, यह रातों रात घटने वाली शॉर्टकट घटना नहीं है। जो हमारे माननीय पीठाधीशीन अधिकारियों ने कहा कि गंभीर चर्चा और बहस का माहौल बने, हम होमवर्क करके आए, हम यह महत्व, ताकत और क्षमता अगर विधायिका की समझेंगे तो जरूर माहौल बनेगा। और आज पुनः दुनिया एक नए मोड़ पर खड़ी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कम हेल्थ और एजुकेशन में भारत में वो काम हो सकता है जो पूंजी के अभाव में हम बहुत सारी चीजें नहीं कर पाते, हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं। We acknowledge today that the world economy is being strongly influenced by technological changes. Even within India today, and changes in technology have influenced almost every sector, including critical areas of health, education and other public welfare measures. अगर डिजिटल इंटरवेंशन से हेल्थ केयर बच्चों के पैदा लेते ही बताता है कि आने वाले अपनी उम्र में किस किस बीमारी से ग्रसित होंगे, जहां इस किस्म के विकास का माहौल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डिकेड में बना है, अगर उन चीजों को हम तेजी से अपना सके तो भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। और ये कैसे अपनाया जा सकता है? जब हम इन सवालों पर विधायिका में चर्चा शुरू करें, विधायिका के माध्यम से समाधान ढूंढें कि दुनिया किस तेजी से आगे बढ़ रही है और हम कैसे कदम ताल मिलाकर उससे और तेजी से आगे बढ़ें, ताकि पीछे की जो हमारी रुकी हुई गाड़ी है वो तेजी से आगे निकल सके। जयपुर में जब हम यह चर्चा कर रहे थे तो मुझे लगा कि आज से 25 वर्षों बाद, यानी 47 में, जब हमारी नई पीढ़ी या हमारे नए पीठासीन अधिकारी बैठेंगे और आत्मावलोकन करेंगे तो कहेंगे कि जयपुर के अधिवेशन में यह तय किया था विधायिका के हमारे माननीय प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने कि हम बैठेंगे, अपने समय के सवालों को गहराई से विमर्श करेंगे, विचार करेंगे, होमवर्क करके तैयारी करके आएंगे। जो संकल्प, जो बातें हम लोगों ने यहां कही, वो सिर्फ वाणी में न रहे, अनुभव स्तर पर सिमटें, हमारे कर्म और व्यवहार में उतरें। मुझे लगता है कि ये एक बड़ी देन होगी इस हमारे 2 दिन की प्रिजाइडिंग ऑफिसर सेशन की, और इस पर लगातार सबने स्वीकार किया। माननीय जोशी जी ने बहुत प्रभावी ढंग से कहा कि कैसे प्रभावी विधायिका हम बनाएं, उसमें आधा काम हम कर सकते हैं, आधा व्यवस्था बाद में जो करनी है वो करे, पर हम अपनी शुरुआत तो करें। कम से कम एक महत्वपूर्ण संदेश यहां से निकला। मैं महसूस करता हूं कि इस ऐतिहासिक धरती से ऐतिहासिक जो चर्चा हुई है वो आने वाले 25 वर्षों बाद एक नए देश, नई विधायिका, नई व्यवस्था को जन्म देगी। मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं अपने राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष जी का, राजस्थान सरकार का, यहाँ के विधानसभा के सारे कर्मचारियों का, जिन्होंने बहुत बेहतर व्यवस्था रखी। और अतिथि पधारो मोरे देश,
वो सिर्फ नारा नहीं है बल्कि सचमुच व्यवहार में किस तरह से श्रेष्ठ दिखाई देता हो राजस्थान प्रेरित करता है। मैं सबकी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उपसभापति राज्यसभा